गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो, है ना, ठीक है। तो आज आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स से जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। दैट विल बी कंटिन्यू। न्यू ईयर भी आ रहा है ना। न्यू ईयर भी आ रहा है, सब लोग अब एंजॉयमेंट के मूड में आ चुके होंगे, आई अंडरस्टैंड, है ना। जब क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक थोड़ा सा, है ना। इस साल वैसे उतनी आउटिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी घर पे तो कर ही रहे हैं। देखते हैं, हम भी कुछ यहाँ पे रख लेंगे ऑनलाइन फंक्शंस में। तो आप लोग को जिसको गाना वाना आता होगा गाना सुना देना। ये तो और अच्छी बात है ऑनलाइन में सुनाने में। ऑनलाइन में सुनाने में कोई हेजिटेशन भी नहीं कि सामने तो कोई है ही नहीं, तो क्या है मतलब, है ना। मेरे सामने जब लोग बैठे होते हैं ना, तो थोड़ा सा लगता है कि यार बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा सा हेजिटेट करूंगा, है ना। ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। सामने तो कोई है नहीं, भी जिसका टैलेंट है कभी रखेंगे हम ऐसा प्रोग्राम, है ना, जिसमें कि आप अपना बताना भाई मैं पढ़ाई के अलावा भी ये कर सकता हूँ। सर वैसे आप तो हम भी सुना सजेस्ट करते हैं कि दीजिएगा। 2 साल के लिए। हाँ, मैं भी सुना दूंगा, उसमें क्या है। नहीं, अजय देवगन से तो अच्छे गाना गाता हूँ नहीं। वही है। तो इसलिए है ना कि अ, वैसे तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि 2 साल तक आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उतना पार्टिसिपेट मत करो, तो छोड़ना होता है थोड़ा सा। ये तो क्या है ना, वो आपको उलझा के रखते हैं, है ना। 40 ईयर्स ओनली, उसके बाद कॉलेज में जाके जो मर्जी आप, है ना, कि कॉलेज में फिर से अपनी सब जो होता है वो आप कर सकते हो। 2 साल में थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्शन है बहुत ज्यादा, अगर आप इन्वॉल्व तो फिर उनके प्रोग्राम्स होंगे, ये होंगे, ग्रुप्स बनेंगे, तो उसमें वो नहीं करना चाहिए। जो भी आईटी के एस्पायरेंट्स है ना, उसको 2 साल की ये सब चीजें छोड़नी चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा वो करता है। 10th तक कर लो, 11th 12th में छोड़ दो, फिर कॉलेज में फिर कंटिन्यू कर, है ना। फिर करते रहो, फिर आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंपटीशन बहुत टफ है, जो आईटी जेई का कंपटीशन है ना, ये थोड़ा टफ कंपटीशन है ना, तो इसलिए थोड़ा सा करना। चलो, तो आप कहा जाते हैं। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से मैंने स्किलिंग को भी आप नहीं भूल सकते। गाने की तारीफ होगी, निश्चित तौर पे होगी। जिस तरह की वो खिलाड़ी है, जिस तरह का उनका स्वभाव रहता है। अब भाई कौन है यार, शुरू में मत करो ये सब। संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन एक बार इन्होंने अपनी नजरें जमा ली, गेंद लगा के अब बल्ले पे अच्छी ढंग से अच्छी गति से आ रहा है। फिर कुछ कोई नहीं, अभी अभी थोड़ी देर म्यूट कर देता हूँ, फिर अनम्यूट कर दूंगा। मैच चल रहा है और गेंदबाजी बहुत अच्छी थी। एक खास ठीक है, चलो। ओके, है ना। तो नॉर्मली जो हमें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका, तो यहाँ पे जो आप स्टार्ट कर रहे हो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स आपने पढ़ा था। तो सबसे पहले जो चीज हम यहाँ पढ़ते हैं, लास्ट क्लास में हमने एक मैनोमीटर इक्वेशन, प्रेशर इक्वेशन पढ़ी थी भाई। उसी को अगर मैं रिवाइज करूँ तो वी कैन टॉक अबाउट द प्रेशर इक्वेशन, है ना। प्रेशर इक्वेशन यही आपको सीखना था लास्ट क्लास में, कि हाउ टू राइट द प्रेशर इक्वेशन, कि भाई किसी भी केस में हम प्रेशर इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं। तो प्रेशर इक्वेशन के लिए मैंने यू ट्यूब टाइप मैनोमीटर लिया। यू ट्यूब टाइप मैनोमीटर, और भी मैनोमीटर होते होंगे, लेकिन नॉर्मली हम यहाँ पे यू ट्यूब टाइप मैनोमीटर आपने लिया। कि भाई यू ट्यूब की टाइप मैनोमीटर का मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पे इस तरह से वेसल है ना, मे बी किसी भी शेप का हो सकता है। कल मैंने सिलेंड्रिकल लिया था, ऐसा भी ले सकते हो कि कोई वेसल इसके अंदर कोई लिक्विड है जो कि किसी चीज का प्रेशर पी है। आपको इस वेसल के अंदर जो लिक्विड है इसका प्रेशर निकालना है। तो भाई कोई भी मे बी पेट्रोल टैंक है या डीजल टैंक है, उसके अंदर जो प्रेशर है उसकी वैल्यू, हाँ। तो सिंपल सा वो निकालेंगे हम, यही कर लेंगे कि यहाँ पे एक बहुत छोटा सा आप होल करते हो, और है ना, दिस इज द यू शेप ट्यूब, और इसके अंदर आप मरकरी फिल कर दो। तो जैसे आप मरकरी फिल कर दोगे ये आपका नीचे जाएगा, है ना, और दूसरे एंड से मरकरी क्या होगा, बेसिकली आपको ऊपर चला जाएगा, है ना। और ये चीज ओपन है तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक हो जाएगा।
यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा इसलिए आपका एटमॉस्फेयर, और ये प्रेशर मुझे निकालना है। तो ऑब्वियस बात है जो लिक्विड था वो रश करके इस पाइप में फिल हो है ना, कि लिक्विड जो रश करके इस पाइप में क्या होगा इसलिए आपका फिल है ना। तो अगर मुझे ये पी प्रेशर निकालना है तो मुझे ये हाइट आनी चाहिए कि भाई लिक्विड यहाँ पे कितने हाइट तक डिप हुआ, और इसी रेफरेंस लेवल से ये वाली हाइट H2 कितनी है ना, ये वाली हाइट H2 की वैल्यू में से आपकी कितनी, तो ये आपको निकालना है। वैसे हम क्या करते हैं कि किसी भी एक एंड से स्टार्ट करके दूसरे एंड तक पहुंच जाते हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ का प्रेशर तो पी नॉट ही है ना, पी नॉट आपने लिख दिया। जैसे आप नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ये आपका आ गया रो मरकरी इंटू जी इंटू आपका H1 प्लस H2 आ गया। से यहाँ पहुंच गए, पहले नीचे गए तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, फिर सेम लेवल में प्रेशर की वैल्यू सेम है, फिर ऊपर जाएगा तो डिक्रीज होगा, ये आपका हो जाएगा रो जी इंटू H, और यहाँ का प्रेशर वही होगा जो इस टाइम है ना। तो ये जो इक्वेशन है इसी को बोलते हैं प्रेशर, है ना। इस तरह से किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रेशर इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, तो उसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, प्रेशर इक्वेशंस न्यूमेरिकल्स करूंगा। तो फिलहाल ये चीज मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, तो किसी ने बोला था कि इसको एक बार रिवाइज कर, तो सो दैट आई हैव रिवाइज्ड इट, है ना। तो यही है मैनोमीटर बेटा आपका, मैंने रिवाइज तो कर दिया है ना, यही तो होता है यूट्यूब टाइप मैनोमीटर, है ना। क्या आपका है ना, तो ये आपने कर लिया, ठीक है। तो ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके बाद हम आ जाते हैं आज जो आपको टॉपिक पढ़ना है प्रेशर इक्वेशन जानने के बाद, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए साइड वॉल ऑफ द कंटेनर। कोई भी अगर साइड वॉल ऑफ द कंटेनर है तो उसके ऊपर कितना फोर्स है ना, कि फोर्स एंड टॉर्क आल्सो, फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द force and torque acting on side wall of the container. Force and torque acting on side wall of container. साइड वॉल ऑफ कंटेनर, कि कोई भी अगर कंटेनर है तो उसके साइड वॉल पे कितना फोर्स या टॉर्क एक्ट करेगा, फोर्स या टॉर्क एक्टिंग ऑन द साइड वॉल ऑफ द कंटेनर। तो आप इसका मतलब समझना क्या है कि सपोज मैंने यहाँ पे कोई कंटेनर ले लिया सर, है ना, कि कंटेनर जो होगा इस तरह से आपका, और अवश्य बात है कि ये 3D होगा, ये आपका क्यूबॉइड शेप का होगा, एक क्यूबॉइड शेप का आपने क्या ले लिया, जैसे कि आपका कंटेनर है ना, और इसमें आपने लिक्विड फिल कर दिया पूरी हाइट तक, पूरी हाइट तक आपने क्या फिल कर दिया, जैसे कि आपका लिक्विड है ना, पूरी टॉप हाइट तक इस पूरे कंटेनर में क्या फिल कर दिया, जैसे कि आपकी कोई भी रो डेंसिटी का लिक्विड, और आपको ये दिया हुआ है कि कंटेनर में लिक्विड की हाइट जो कैपिटल H है, ये साइड की जो लेंथ है वो L है, और ये जो साइड है इसकी लेंथ कितनी है, जैसे कि आपकी B है ना, कि भाई इसका जो टोटल वॉल्यूम है कंटेनर का, इस वॉल्यूम की वैल्यू आपकी हो जाएगी LBH, इतने वॉल्यूम का लिक्विड इसके अंदर क्या है, कि आपका फ्लूइड। होगा कि अगर आपसे कोई बोला जाए कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन कंटेनर बेस, है ना, कि जो कंटेनर का बेस है उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा, है ना, कि जो भी आपका कंटेनर का बेस है उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा, वो तो एकदम आसान है। यहाँ पे हम ऐसा लेते हैं लेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नेग्लिजिबल, पी नॉट ऑलमोस्ट जीरो ले लो, तो जो भी फोर्स होगा वो लिक्विड के हाइट की वजह से लग रहा है। तो अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर, तो एकदम आसान है, आपको पता है कि इस हाइट पे जो प्रेशर की वैल्यू होगी, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम नेग्लिजिबल ले लें तो इस हाइट पे जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो रोजीएच हो जाएगी, और हर जगह पे ये प्रेशर यूनिफॉर्म होगा, पूरे बेस में जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी रोजीएच, और वो प्रेशर क्या होगा यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम इसको शो कर देते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर को ऐसे,
इक्वल लाइन इस तरह से बना लिया। प्रेशर हर जगह पे क्या है बेसिकली आपका यूनिफॉर्म, और उस प्रेशर की जो वैल्यू है वो कितनी है बेसिकली आपकी रो जी एच है ना। तो आपको अगर प्रेशर पता है, अगर फोर्स निकालना है तो प्रेशर पे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। प्रेशर इंटू एरिया ही तो फोर्स होता है, तो चूंकि यूनिफॉर्म है तो सीधे एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपका प्रेशर का जो वैल्यू आ गया वो आपका आ गया रो जी एच, सर रो जी इंटू कैपिटल एच ले लो। सर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लिजिबल क्यों लिया है? बस वो हम नहीं चाहते कि आपका जो इक्वेशन है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा सा सिंपल। ये जो फोर्स प्रेशर होता है ना जो बॉटम में इसके होता है, इसके रिस्पेक्ट में एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत कम है। तो अगर हम उसको ऐड भी करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में ऊपर नेग्लिजिबल, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। हम चाहते हैं कि सिर्फ लिक्विड की वजह से कितना फोर्स एक्ट करना है, अदरवाइज उसको लेके भी कर सकते हैं। तो आपने लिया फोर्स एक्टिंग ऑन द कंटेनर बेस, तो आप प्रेशर इनटू एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। कंटेनर बेस पे अगर आप फोर्स निकालोगे, है ना, तो आप प्रेशर इनटू एरिया को क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो ये बेस पे फोर्स आ गया। बेस पे जो फोर्स आ जाएगा ये आपका आ जाएगा रो जी इंटू एच, तो प्रेशर हो गया, और एरिया बेस का हो जाएगा आपने प्रेशर जो यूनिफॉर्म था उसको से मल्टीप्लाई किया, बेस पे फोर्स आ गया। और अब बस बात है ये जो एच एल इंटू बी होगा ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रो बी जी, और जो रो इंटू वी होगा ये मास हो जाएगा, तो अल्टीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा एम जी के, हाँ। मतलब जो लिक्विड का वेट है ना, उसी अमाउंट का बॉटम में क्या लग रहा है वैसे कि आपका फोर्स, जितना लिक्विड का वेट है उतने अमाउंट का बॉटम में क्या लग रहा है वैसे कि आपको फोर्स है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द कंटेनर बेस तो बहुत आसान है, तो प्रेशर यूनिफॉर्म, लेकिन आपको जो यहाँ पे फोर्स एक्टिंग होगा वो कितना होगा। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि साइड वॉल पे प्रेशर इज वेरिएबल, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है ना भाई। साइड वॉल पे जो प्रेशर है वो क्या है बेसिकली आपका वेरिएबल, है ना, क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ के साथ हम जाएंगे प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं बोल रहा हूँ एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं है तो यहाँ पे तो प्रेशर 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी, है ना। किस तरह से प्रेशर क्या होगा बेसिकली आपका इस साइड वॉल पे क्या होगा बेसिकली आपका इंक्रीज होगा। यस, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि अब नॉर्मली हम साइड वॉल की बात करते हैं, प्रेशर की वैल्यू धीरे धीरे लीनियरली क्या होगी बेसिकली आपकी इंक्रीज होगी, और सबसे मैक्सिमम प्रेशर सबसे ग्राउंड पे होगा, है ना। तो सिंपल से हम बोलेंगे कि बेस पे तो प्रेशर यूनिफॉर्म था, मेरी लाइन की लेंथ हमने सेम बनाई थी, लेकिन यहाँ पे प्रेशर नॉन यूनिफॉर्म, तो लाइन की लेंथ प्रेशर को शो कर रही है ना। तो इस तरह से प्रेशर वेरिएबल है, और इसको हम ऐसे मिला देते हैं, है ना। तो इस तरह से प्रेशर क्या होगा वेरिएबल। और आपको पता है यहाँ तो आपने प्रेशर 0 लिया है, यहाँ का प्रेशर हम जानते हैं कितना, ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ होगी ये यहाँ के प्रेशर के इक्वल होगी, और ये प्रेशर जो होगा रो जी इंटू कैपिटल एच, है ना। तो आपको पता है कि अब यहाँ पे तो प्रेशर वेरिएबल है, तो हम सीधे मल्टीप्लाई एरिया से नहीं कर सकते, है ना। ये वैसा नहीं कर सकते कि रो जी एच को आपने बी इंटू कैपिटल एच से मल्टीप्लाई कर, बी इंटू कैपिटल एच साइड वॉल का एरिया है तो उससे मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि प्रेशर वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। जब भी कोई चीज वेरिएबल होती है तो उसके इसमें क्या करते हैं आपका इंटीग्रेशन। आप क्या करोगे, क्योंकि प्रेशर वेरिएबल है तो वर्टिकल से ऊपर से किसी वाई डेप्थ पे या एक्स डेप्थ पे ले लो, कि वर्टिकल से किसी एक्स डेप्थ पे एक हम यहाँ पे स्ट्रिप ले लेंगे ऐसे, है ना, कि साइड वॉल की एक स्ट्रिप ले लेंगे, वही एलिमेंट हो जाएगा आपका, और उस एलिमेंट की जो विड्थ हो जाएगी वो डीएक्स हो जाएगी। वाई डेप्थ पे आप एक एलिमेंट ले लोगे और उस एलिमेंट की जो डेप्थ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी डीएक्स। टॉप से एक्स डेप्थ पे एक एलिमेंट ले लेंगे और उस एलिमेंट की विड्थ कितनी हो जाएगी आपकी डीएक्स। तो पहले हम फोर्स निकालेंगे ऑन दिस स्ट्रिप, है ना, कि सिंपल से हम फोर्स सबसे पहले निकालेंगे कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रिप, एक्टिंग ऑन स्ट्रिप, या जो एलिमेंट है उसके ऊपर फोर्स डीएफ कितना है। तो वो जो डीएफ फोर्स होगा आपको पता है उस पॉइंट पे प्रेशर हम जानते हैं। अब हम निकाल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो एलिमेंट लग रहा है इसके ऊपर कितना फोर्स डीएफ है,
इस जगह पे डीएफ अगर फोर्स लग रहा है तो इस लिमिट के ऊपर डीएफ फोर्स कितना लगेगा, तो आपको पता है उसका प्रेशर तो उस डेप्थ पे हम जानते हैं वो रो जी एक्स हो जाएगा, और उस स्ट्रिप की जो एरिया होगी वो बी इंटू डी एक्स हो जाएगी। हाँ भाई, एक्स डेप्थ पे जो प्रेशर होगा वो रो जी एक्स हो जाएगा, और ये जो स्ट्रिप है इसकी एरिया आपको पता है डी एक्स इंटू बी, है ना, तो बी उसका एरिया हो जाएगा। तो ये तो आपकी इस स्ट्रिप पे फोर्स लगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे आपका इंटीग्रेट करेंगे, तो जैसे आप इंटीग्रेट करोगे ना तो वही 2 का डिफरेंस आएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और इंटीग्रेशन में हाफ का डिफरेंस आएगा, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो यहां से आपका आ गया रो जी बी एक्स डी एक्स, है ना, और एक्स की लिमिट हो जाएगी 0 से कैपिटल एक्स, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। साइड वॉल पे जो फोर्स लगेगा वो आपका हो जाएगा हाफ रो जी बी इंटू एच स्क्वायर। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि भाई फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड वॉल ऑफ द कंटेनर जो होगा वो हाफ रो जी बी इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा। इसमें रो डेंसिटी है, बी साइड वॉल की विड्थ है, और एच लिक्विड की हाइट है। जितना तक आपने फिल किया है, तो ये आपके साइड वॉल पे फोर्स है, लिक्विड की वजह से साइड वॉल के ऊपर इतना अमाउंट का फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं भी पड़ती, हाँ इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं भी पड़ती है, क्योंकि जो वेरिएशन है ना प्रेशर का वो लीनियर है, हाँ तो जब भी कहीं पे लीनियर वेरिएशन होता है, इफ वेरिएशन इज लीनियर, वेरिएशन इज लीनियर, है ना, मतलब प्रेशर जो होगा वो एक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैरी कर रहा है, प्रेशर की जो वैल्यू है ना वो आपका रो जी एक्स है, तो डेप्थ के साथ जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली वैरी कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन इज लीनियर। तो अगर वेरिएशन लीनियर है ना तो इसी फोर्स को हम इस तरह से अगर लिख दें तो आसानी से हो जाएगा आपके, इसको आप इस तरह से लिख दो 0 प्लस रो जी एच बाई 2, है ना, इंटू बी इंटू कैपिटल एच, प्लस स्प्लिट करके लिख दिया हमने, भाई 0 प्लस रो जी एच बाई 2 इंटू बी इंटू एच को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब तो थोड़ा ध्यान दो कि 0 प्लस रो जी एच बाई 2 क्या है, व्हाट इज द 0 प्लस रो जी एच बाई 2, ये ऐसा क्यों किया मैंने, थोड़ा सा बताओ मुझे। मीन प्रेशर, हाँ एवरेज प्रेशर, जब भी लीनियर वेरिएशन होता है ना तो एवरेज से भी निकाल सकते हैं, तो सिंपल सा हम लिखेंगे कि जो फोर्स की वैल्यू होगी दिस इज नोन एज ए एवरेज प्रेशर, पी एवरेज। भाई मीन प्रेशर ले लो, ये टॉप पे प्रेशर 0 है, तो भाई यहाँ पे जो प्रेशर है वो 0 है, और वेरिएशन अगर लीनियर है तो यहाँ का प्रेशर अगर रोजीएच है तो 0 प्लस रोजीएच बाई 2 क्या हो जाएगा, सर आपका मीन प्रेशर लग जाएगा या एवरेज प्रेशर हो जाएगा, और ये बीएच क्या हो जाएगा, एरिया। भाई बीएच जो होगा वो साइड वॉल का क्या हो जाएगा, सर आपका एरिया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पी एवरेज इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, याद रखना प्रोजेक्टेड एरिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जब भी आप फोर्स निकालोगे साइड वॉल ऑफ द कंटेनर पे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं विदाउट इंटीग्रेटिंग कि एवरेज प्रेशर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोजेक्टेड एरिया, है ना। प्रोजेक्टेड एरिया मैंने इसलिए वर्ड यूज किया है कि जैसे इस केस में तो साइड वॉल फ्लैट है, इस केस में साइड वॉल जो है वो फ्लैट है, अगर ये साइड वॉल कर्व भी होती तो भी आंसर ये है, हाँ भाई इस केस में तो साइड वॉल फ्लैट थी तो बी इंटू एच इसका एरिया होगा, मान लो इसके जगह पे इस तरह से कर्व होती, ये साइड वॉल फ्लैट नहीं बल्कि इस तरह से एक सिलेंड्रिकल कर्व होता है, तो भी इस केस में आंसर जो आता है वो सेम है। तो प्रोजेक्टेड एरिया हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रोजेक्टेड एरिया रिमेन्स सेम, प्रोजेक्टेड एरिया रिमेन्स सेम, remains same even side wall is curved, side wall is curved, है ना, कि साइड वॉल अगर कर्व भी होगी तो प्रोजेक्टेड एरिया की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आपकी सेम है ना, कि साइड वॉल अगर इसकी जगह पे फ्लैट के बजाय कर्व भी होती तो बी इंटू एच ही लेते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, प्रोजेक्टेड एरिया में ही अब प्रेशर को प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो साइड वॉल फ्लैट है तो भी आंसर आएगा, अगर मान लो सिलेंड्रिकल शेप में होता या कोई दूसरा कर्व होता तो भी आंसर आता। सर 0 to h करता है या h to 0, ये कैसे पता लगा?
क्या चीज 0 टू, बेटा एक्स आपने कहाँ से मेजर किया है, टॉप से सर या अगर बॉटम से? एक्स नीचे से करते तो H20 लिखते। हाँ फिर वो प्रेशर, फिर वो फर्क नहीं, वो फिर ये जो, जो यहाँ पे रोटेट्स नहीं लेते ना, फिर वो आप कैपिटल H माइनस एक्स लेते, आंसर सेम आता है भाई। डेप्थ जो होती है, आपने ये एक्स मेजर किया है टॉप से, तो 0 टू H होगा। अगर बॉटम से मेजर करते तो कुछ डिफरेंट लेते। 0 से डेप्थ हम लेते हैं ना, लिमिट आपकी डेप्थ की, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। है ना, सेम एक्ट करेगा इवन इफ साइड वॉल क्या होगी, बेसिकली आपकी कर्व हो, है ना, कि साइड वॉल कर्व होगी तो भी आपका आ जाएगा। ये आपका है ना। तो डैम का जो मैंने स्टार्टिंग में फोटो किया था वो यही तो था भाई। डैम का शेप हम परफेक्ट फ्लैट नहीं बनाते हैं ना, तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है तो नीचे ज्यादा मटेरियल होता है ना, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए नीचे थिकनेस क्या होती है, ज्यादा होती है। अदरवाइज हम फ्लैट बना देते हैं ना, क्योंकि धीरे धीरे प्रेशर सर बढ़ता है तो ऊपर उतनी डैम की स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए जितना नीचे होनी चाहिए। बताओ सर जो फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रिप आ रहा है ये, इससे हाँ, बेस का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे हाइट पुट करके? बेस का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे मतलब? सर जो बेस के एरिया क्यों निकालेंगे हम? नहीं, जैसे आपने बताया था फोर्स वेरिएबल है, तो हमने उसको इंटीग्रेट करके ये वैल्यू निकाली। प्रेशर वेरिएबल। प्रेशर, ये सर प्रेशर वेरिएबल है, तो सर हाँ फोर्स भी मतलब वेरिएबल होगा, तो हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। तो जब हम बेस का, हमारा बेस का ये फोर्स आ रहा था mg, तो सर इस वैल्यू से हम वो कैसे ऑब्टेन करेंगे? नहीं, उससे उससे इसका कोई रिलेशन, इससे इसका कोई रिलेशन। बेस के ऊपर फोर्स आपने सीधे मल्टीप्लाई करके निकाल लिया क्योंकि हर जगह प्रेशर सेम था, वो वेट के इक्वल नहीं भी हो सकता है। इस केस में जो बेस पे फोर्स लग रहा है वो एक्चुअली फ्लैट, सब चीजें रेक्टेंगुलर है, इसलिए ये वेट के इक्वल आ रहा है, किसी केस में नहीं। सर बेस पे तो प्रेशर कांस्टेंट है ना? प्रेशर कांस्टेंट, इसलिए सीधे आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या अगर साइडबोर्ड कर्व होगी तो प्रोजेक्टेड एरिया सेम क्यों रहेगा? क्या बोल रहे हो बेटा? सर साइडबोर्ड कर्व होने पर भी प्रोजेक्टेड एरिया सेम क्यों रहेगा? हाँ, वो तो मैंने मैंने बोला कि यहाँ पे जो वॉल है ना वो इस तरह से आपकी है, वही तो फ्लैट, अभी तक आपने फ्लैट लिया था, इसकी जगह पे अगर इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा भी हो, है ना, कि मान लो साइड वॉल का क्रॉस सेक्शन फ्लैट की वजह अगर तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया तो रेक्टेंगुलर ही रहेगा। इसका जो, अगर मान लो इसका शेप आपका ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा, है ना, इसको मैं ठीक से अगर डायग्राम बनाऊं 3D, वो प्रोजेक्टेड एरिया तो उसकी शैडो होती है ना, इस तरह से अगर मैं बनाऊं इस तरह से, इसे आपका, ये आपका आ गया कर्व, मान लो जो शेप है, मान लीजिए आपका ऐसा होता, भाई एक फ्लैट की बजाय कर्व होता तो भी इसका प्रोजेक्टेड एरिया जब लेते, शैडो लेते, तो शैडो तो इसकी ऐसी बन जाती जैसे पहले बनी है ना, इसकी जो शैडो बनती है वो आपकी ऐसे, है ना, तो शैडो जो बनती है वो इस तरह से बनती है, मतलब ये भी है और ये हाइट h है ना, तो ये सरफेस कर्व भी होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रोजेक्टेड एरिया तो सेम है। तो प्रोजेक्टेड एरिया अगर सेम रहेगा तो सेम आंसर है, साइड वॉल पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो प्रेशर को हम एरिया से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सरफेस एरिया से, बल्कि प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स आता है। ध्यान रखना कि कभी कभी हम एवरेज प्रेशर भी ले सकते हैं और एवरेज प्रेशर को प्रोजेक्टेड एरिया से आप मल्टीप्लाई करो, तो जो साइड वॉल के ऊपर फोर्स है वो क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको ऑप्टिमाइज कर सकते सर इसके हैं। ये तो आपने एप्लीकेशंस फोर्स क्या निकाला, है? हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? सर इसके एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। डैम वगैरह में की कंस्ट्रक्शन में इसको यूज करते हैं कि भाई हम जानना चाहते हैं ना कि डैम की जो वॉल बना रहे हैं वो कितना प्रेशर बियर कर सकती है, उसके लिए हम यूज करते हैं सारे, है ना। तो आप तो ये हमने कर लिया इस तरह से। इसके बाद हम आते हैं कि ये तो मैंने फोर्स निकाला साइड वॉल पे कितना लगे, अब मैं निकाला
फोर्स तो आपने निकाल लिया भाई, इसके भाई टोटल वैल्यू हो जाएगी हाफ रो जी बी इंटू एच स्क्वायर। हाँ, फोर्स का मतलब है कि इसको इतना अगर स्ट्रेंथ होगी तो ये आगे नहीं जाएगा, जो साइड वॉल है वो वहां पे इंटैक्ट रहे, इतना फोर्स लग रहा होगा लिक्विड की वजह से। और निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन साइड वॉल, टॉर्क एक्टिंग ऑन साइड वॉल, है ना, टॉर्क एक्टिंग ऑन साइड वॉल ड्यू टू लिक्विड प्रेशर, ड्यू टू लिक्विड प्रेशर। हाँ, तो आपको मैंने बताया था थोड़ा सा टॉर्क के बारे में कि फोर्स चीजों को ट्रांसलेट करना चाहता है एंड टॉर्क चीजों को रोटेट करना चाहता है। वापस आता है, टॉर्क जब भी आप डिफाइन करोगे तो आपको एक्सेस लेना पड़ेगा। तो आप एक्सेस ले लेते हो कि मुझे टॉर्क जो निकालना है वो यहां से एक एक्सेस जा रही है, अबाउट दिस एक्सेस एक्स एक्स डैश। एक एक्सेस इसके इस तरह से यहां से पास हो रही है साइड वॉल के बेस से, और उसको हम नाम दे रहे हैं एक्स एक्स डैश। तो आपको निकालना टॉर्क एक्टिंग ऑन द साइड वॉल ड्यू टू लिक्विड प्रेशर अबाउट, है ना, एक्स एक्स डैश, अबाउट एक्स एक्स डैश, है ना, अबाउट एन एक्सेस, है ना, एक्स एक्स डैश। एक्स एक्स डैश जो एक्सेस होगी उसके अबाउट टॉर्क की वैल्यू कितनी हो। तो देखो, टॉर्क निकालने के लिए भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टॉर्क निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, इसलिए आपका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई पहले हम निकालेंगे कि ये जो डीएफ फोर्स लग रहा था इसकी वजह से कितना टॉर्क लगेगा, हाँ, भाई जो डीएफ फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा इसके अबाउट वो कितना होगा। तो उस टॉर्क को हम स्मॉल देंगे नाम कि सबसे पहले हम निकालेंगे व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू डीएफ दैट इज इक्वल टू द रो जी एक्स इंटू बी इंटू डीएक्स। आपने निकाला था कि भाई ये जो डीएफ फोर्स होगा रो जी एक्स इंटू बी इंटू डीएक्स, तो इसकी वजह से टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। जब आप ये टॉर्क निकालोगे डी टॉर्क की वजह से, तो डी टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी h माइनस एक्स इंटू डीएफ, है ना। और ध्यान दो ये डीएफ फोर्स है, अगर आपको एक्स एक्स डैश के अबाउट निकालना है तो ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी ना आपको, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, टॉप के अबाउट निकालना होता तो x से मल्टीप्लाई करते, लेकिन आपको तो इसके अबाउट निकालना है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, h माइनस एक्स। ये तो डी टॉर्क हो गया, और डीएफ की वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो डीएफ की वैल्यू आपकी आ गई रो जी एक्स, है ना, इंटू बी इंटू डीएफ इंटू एच माइनस एक्स आ गई। ये तो आपने निकाला सिर्फ डीएफ की वजह से टॉर्क को। भाई डीएफ अगर इसको इस तरह से रोटेट करना चाहता है साइड वॉल को, तो डीएफ की वजह से टॉर्क की वैल्यू ये होगी। आपको पता है ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉर्क लगेंगे। जब टोटल टॉर्क मैं निकालूंगा भाई एक्सेस के बाद टोटल टॉर्क कितना होगा, इसी चीज को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। जब आप टोटल टॉर्क निकालोगे कांस्टेंट टर्म सारे बाहर ले लो, रो जी बी तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आपका ये हो जाएगा h माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू डी, है ना। ऐसी एक्स की लिमिट x जीरो से लेके कैपिटल एस तक, तो जीरो से कैपिटल एस तक आप इसको इंटीग्रेट कर दो। तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, आपके टॉर्क की वैल्यू ये आती है, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 1/6 रो जी बी इंटू एच क्यूब आ जाएगा, है। जैसे आप इसको लिमिट पुट करोगे टॉर्क की वैल्यू इतनी आती है 1/6 रो जी बी इंटू एच क्यूब। तो कि दो छोटी चीज आ गई कि लिक्विड प्रेशर की वजह से साइड वॉल पर फोर्स इतना आ गया, और लिक्विड प्रेशर की वजह से साइड वॉल पर टॉर्क कितना आ गया, जैसे कि आपको याद है कि साइड वॉल के ऊपर जो टॉर्क होगा उसकी वैल्यू क्या आ गया, जैसे कि आपकी याद कि साइड वॉल पे ये फोर्स लगेगा और इतने अमाउंट का क्या लगेगा, जैसे कि आपका टॉर्क लगेगा। फोर्स इसको राइट में धक्का देना चाहेगा और टॉर्क क्या करना चाहेगा, उस एक्सेस के बाद इसको रोटेट करना। दोनों का पर्पस अलग है। फोर्स इसको साइड वॉल को राइट पर ले जाना चाहेगा और टॉर्क क्या करना चाहेगा, इसको रोटेट करना चाहेगा। तो दोनों को आपको रोकना होता है। ये साइड वॉल ना तो आगे जाना चाहिए ना ही रोटेट करना, है ना। तो ये फोर्स आ गया, ये आपका टॉर्क आ गया। अब एक चीज आती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो फोर्स है ये कहां पे एक्ट कर रहा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, इफ आई आस्क,
अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, या आपसे सिंपल से ये पूछा जाए कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, भाई ये फोर्स कहां लग रहा है, किस जगह पे फोर्स लग रहा है, किस पॉइंट पे लग रहा है, तो आप कुछ बता सकते हो क्या कि किस पॉइंट पे? साइड वॉल। नहीं, साइड वॉल पे, पूरे वॉल पे लग रहा होगा, आप ये बोलोगे ना भाई जो फोर्स लग रहा है वॉल पे लग रहा है। अगर मैं कोई सिंगल पॉइंट पूछूं कि भाई उस किस पॉइंट पे लग रहा होगा, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मैंने बोला पॉइंट, तो आपको पता है कि भाई लिक्विड पूरे साइड वॉल को धक्का दे रहा हो, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इस पूरे फोर्स का इफेक्ट अगर एक पॉइंट पे हम कंसंट्रेट कर दें, वो पॉइंट कहां पे होगा, वो हम कैसे निकालें? है ना, कि वो पॉइंट हम कैसे निकालें? देखो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है ना, वो टॉर्क डिसाइड करता है। दिस टॉर्क डिसाइड्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिसाइड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना, कि टॉर्क डिसाइड करता है कि कोई फोर्स जो लग रहा है उसका पॉइंट, इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। जैसे वेट बॉडी के सेंटर से पास होता है ना, किसी बॉडी का जो वेट है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता है, तो वो टॉर्क की वजह से हम जानते हैं। तो टॉर्क हमेशा डिसाइड करता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या हो। आप इस तरह सोचो कि भाई इतना फोर्स लग रहा है, इतना टॉर्क लग रहा है, तो कहां पे इतने अमाउंट का फोर्स लगाएं ताकि ये इतने अमाउंट का टॉर्क करके लिख दो। इस टॉर्क को मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाफ रो जी बी एच स्क्वायर इंटू 2/3h, सॉरी इंटू h/3 लिख सकते हैं मैं ऐसा? यस भाई जो आप टॉर्क लेते हैं वो, इसको आपने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ये चीज क्या है? फोर्स है, जो साइड वॉल पे टोटल फोर्स लग रहा है। तो हम इसी को फर्दर क्या लिख सकते हैं? F इंटू h/3, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि फोर्स कहां लग रहा होगा, भाई फोर्स कहां लग रहा होगा? इस h/3 है, 1/3 ऑफ हाइट पे, है ना। हाँ 1/3 ऑफ हाइट, वही सेंट्रॉइड हो जाता है इसका। ये जो आप ट्रायंगल बना रहे हो ना, इसका सेंट्रॉइड h/3 पे होता है, तो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि टॉर्क आपने निकाल लिया इंटीग्रेट करके। अब हम जानना चाहते हैं कि इतना टॉर्क साइड वॉल पे लग रहा है और इतना फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स किस पॉइंट पे लगे ताकि इतने अमाउंट का टॉर्क मिले। वही पॉइंट जो होता है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आपने क्या किया? थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया, F इंटू h/3। तो आप सिंपल सा एक पिक्चर आ गई, इस सबको मैं अब यहां से हटा रहा हूं, एक सिंगल से पिक्चर आ गई कि अब मैं इन सब चीजों की लिखने की जरूरत नहीं है ना। मैं जस्ट सिर्फ इसको 3D फिगर नहीं बना रहा हूँ, बल्कि 2D बना ले रहा हूँ। जस्ट मैंने बोला ये टैंक है ना, साइड वॉल को अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, और इसमें आपने लिक्विड फिल कर दिया। इस तरह से टैंक जब भी बनाते हैं तो इसका डायमेंशन तो होता ही है। इसका बेस की लेंथ L है, विड्थ इसकी B है, और ये हाइट H है। तो अगर आपसे पूछे कि इसके साइड वॉल पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स आपने ये लिखा है। ये फोर्स कहां लग रहा होगा? तो अगर टोटल हाइट H है तो ये फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे है ना। इस फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे होगी, और ये जो हाइट होगी ये कितनी हो जाएगी? h/3। तो दिस इज नोन एज ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो सर उस हाइट पे भी तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। चीज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्या बोल रहे हो बेटा? सर उस सेम हाइट पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे तब तो। आपकी आवाज क्लियर नहीं रही, मैसेज कर दो। सर उस पॉइंट पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ऐसा कुछ। हाँ, मतलब उसका भी सेंटर हो जाएगा। इस पॉइंट पर सही बात है, तो साइड पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उसका भी हम सेंटर ले लेंगे। मैं अगर इफेक्टिव ऐसा बनाओ ना ज्यादा अच्छे से, वैसे तो ये आप सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ोगे, आप ऐसे बना दोगे, 3D फिगर बना लो इसके लिए।
तो आपको लगेगा इस पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट होंगे ऐसे साइड पे, नहीं? तो इसके सेंटर पे लेंगे भाई, जो साइड वॉल होगी उसके h/3 हाइट पे यहाँ पे लेगा, यहाँ पे इस जगह पे ये फोर्स है ना। तो वो हाइट तो h/3 होगी, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे h/3 हाइट पे पॉइंट होंगे, तो उस सबका सेंटर पे पॉइंट ऑफ लिमिटेशन है ना। तो टॉर्क से ही आपका पॉइंट ऑफ लिमिटेशन है। आपने फोर्स अलग से निकाला, टॉर्क अलग से निकाला, आपने देख लिया कि इतने अमाउंट का फोर्स किस पॉइंट पे लगना चाहिए ताकि सेम टॉर्क प्रोड्यूस करे, तो स्प्लिट कर दिया। तो उससे जो एडिशनल एक टर्म आएगा डिस्टेंस वाला, वही पॉइंट ऑफ लिमिटेशन है, उसका से निकाल। सही क्वेश्चन है क्या करें। सर जो फोर्स एक्टिंग ऑन कंटेनर बेस उससे कोई टॉर्क नहीं होगी? उससे नहीं होगी कोई टॉर्क, उससे कोई टॉर्क नहीं होगी। क्यों सर? कंटेनर बेस से, हाँ उससे भी टॉर्क हो जाएगी टॉर्क उससे भी, किस मतलब वो डिपेंड करता है किस एक्सेस के अबाउट निकालो, लेकिन वो नॉर्मली उतना रिलेवेंट चीज नहीं होती, इसलिए मैंने बताया नहीं। उसकी वजह से भी टॉर्क होगी, बेस वाले पे भी टॉर्क होगी, उसमें जो भी फोर्स लग रहा होगा उसको सर एक बार टॉर्क का डेरिवेशन वापस बता सकते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो df है ही एलिमेंट के ऊपर, बॉटम से डिस्टेंस h - x हो जाएगा, बॉटम से डिस्टेंस लेना है टॉप से x तक, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क हो जाएगा एलिमेंट के ऊपर। तो आपको पता है इसमें df फोर्स की वैल्यू पुट कर दें, ऐसे से बहुत सारे फोर्स लगेंगे और सारे टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे तो टोटल टॉर्क ये मल्टीप्लाई करना है। तो जो कांस्टेंट टर्म से आपने बाहर निकाल लिया इसको इंटीग्रेट करोगे, ये चीज इसको ठीक से इंटीग्रेट करना इतने अमाउंट का। तो फोर्स एंड टॉर्क दोनों लिक्विड फेज से निकाल सकते हैं, लिक्विड के प्रेशर की वजह से, लिक्विड के प्रेशर की वजह से। और टॉर्क एंड फोर्स आ गया, तो वो फोर्स कहाँ एक पॉइंट पे एप्लीकेशन होगा उसका, इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वो हम स्प्लिट करके निकाल सकते हैं। तो बॉटम से h/3 होगा इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज आती है कंसेप्चुअल, जो कि आपको उसका आंसर देना है ना, कि उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक पैराडॉक्स, है ना। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वी कॉल इट एज ए हाइड्रोलिक पैराडॉक्स, है ना। वी कैन टॉक अबाउट द हाइड्रोलिक पैराडॉक्स, हाइड्रोलिक पैराडॉक्स। देखो हाइड्रोलिक पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब आप जानते ही हो कि मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी टाइप की कोई चीज होती है, उसी को पैराडॉक्स बोलते हैं, कि आपको लगेगा ऐसा होना चाहिए लेकिन एक्चुअली में वैसा नहीं होता। हाइड्रोलिक पैराडॉक्स का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि लिक्विड प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर, है ना। भाई प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंटेनर शेप, इंडिपेंडेंट ऑफ कंटेनर शेप। मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्यों बता रहा हूँ कंटेनर शेप। मैं यहाँ पे क्या है ना 3 केस लेता हूँ। एक केस में मैंने क्या किया कि ये कोई वेइंग मशीन है ना, जो कि वेट मेजर करती है। एक्चुअली वेइंग मशीन नॉर्मल फोर्स मेजर करती है। इसके ऊपर आपने कोई कंटेनर एक इस तरह से ऐसे एक इस शेप का कोई कंटेनर और लिक्विड फिल कर दिया, और एक दूसरा वेइंग मशीन आपने लिया, है ना। इसके ऊपर कंटेनर आपने इस तरह से वर्टिकल साइड वॉल का रख दिया ऐसे, है ना। ये भी वेइंग मशीन है। और एक थर्ड कंटेनर हमने, आपने एक थर्ड कंटेनर ले लिया, इसका शेप आपका इस तरह से, है ना। इसमें भी लिक्विड फिल कर दिया टॉप हाइट तक और वेइंग मशीन के ऊपर, है ना। तीनों में सेम लिक्विड है और तीनों की हाइट भी सेम है,
सेम लिक्विड विद सेम हाइट तक। सेम लिक्विड का मतलब तीनों की डेंसिटी है। अब मैं अगर आपसे वन बाय वन कुछ क्वेश्चन पूछूं कि इसके बेस पे प्रेशर अगर P1 है, इसके बेस पे अगर प्रेशर P2 और इसके बेस पे अगर प्रेशर P3, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द P1, P2 एंड P3? So all are equal. इक्वल इसको इक्वल So इसमें कोई equal. डाउट नहीं है क्योंकि माइक म्यूट करो। सर वॉल्यूम तो सेम नहीं है ना सबकी? उससे बेटा वॉल्यूम से मतलब क्या है, वही तो बात है। वॉल्यूम से क्यों? प्रेशर की वैल्यू में वॉल्यूम कहाँ आती है? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच होता है। रो जी एच में वॉल्यूम कहाँ आ गया? वॉल्यूम आया क्या? प्रेशर सिर्फ डिपेंड करता है कि वर्टिकल डेप्थ क्या है। तो अगर बॉटम में प्रेशर पूछा जाए तो हम बोलेंगे P1 इज इक्वल टू यहाँ पे P2 हो जाएगा, इक्वल टू P3 हो जाएगा, और तीनों प्रेशर सेम इक्वल हो जाएगा। ये रो जी कैपिटल एच। सर लिक्विड तो सेम है ना तीनों में? तीनों में लिक्विड सेम है, डेंसिटी सेम है, तीनों में डेंसिटी सेम, सेम लिक्विड सेम हाइट तक पीके। तो ऐसे शेप हो, इसके अंदर ज्यादा लिक्विड है, इसमें कम लिक्विड है, इसमें और कम लिक्विड है, उससे फर्क नहीं पड़ता क्वांटिटी। आपको तो देखना है टॉप से इसके डेप्थ। सर तो फिर अगर दो लिक्विड्स का डेंसिटी सेम होगा तब भी सेम प्रेशर होगा? देखिए डेंसिटी, हाँ डेंसिटी सेम है तभी सेम प्रेशर होगा। डेंसिटी अलग अलग है तो रो अलग अलग होगा ना। रो अलग होगा तो हम थोड़ा सेम प्रेशर नहीं बोल सकते हैं ना। तो इसमें क्या डाउट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर अगेन नेग्लिजिबल लिया हमने। वी नॉट अगर ऑलमोस्ट हम 0 ले लें तो टॉप से इसकी हाइट h है तो रोजीएच प्रेशर होगा। यहाँ पे टॉप से हाइट h है, रोजीएच होगा। टॉप से हाइट h है, रोजीएच प्रेशर होगा। तो इससे सेम तो कहीं पे आया नहीं इसका। अगर लिक्विड की डेप्थ सेम है तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? सेम है ना। क्या तो पहली बात है कि तीनों के बॉटम में सेम प्रेशर होगा, शेप ऑफ द कंटेनर से हमें कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज है, अगर मैं बोलूं इफ बेस एरिया इज सेम, इफ बेस एरिया इज सेम, ये तीनों केस में अगर बेस का एरिया भी सेम, मैं ये जो हम बेस ले रहे हैं इन तीनों में बेस का एरिया भी सेम, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे बेस पे जो फोर्स लग रहा है वो F1 है, यहाँ पे बेस पे जो फोर्स लग रहा है वो F2 है, और यहाँ पे बेस पे जो फोर्स लग रहा है वो F3 है, व्हाट विल रिलेशन बिटवीन द F1, F2, F3? वो भी इक्वल होगा। तो वो भी इक्वल होंगे। क्योंकि अगर प्रेशर सेम है तो प्रेशर फोर्स सेम एरिया सेम है तो फोर्स भी इक्वल ही होगा। तो आप बोल रहे हो एरिया भी सेम, तो हम बोलेंगे बेस पे फोर्स ऑन बेस, force on the base will also be same, will also be same। हाँ मतलब इस केस में F1 के इक्वल हो जाएगा F2 के, और F2 जो इक्वल हो जाएगा वो F3 के, ये सेम होगा। हाँ जो कि प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल हो जाएगा। लेकिन एक चीज आ जाएगी, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, वेइंग मशीन कुछ रीड कर रहा होगा ना, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, क्या वो भी सेम होगी? No, sir. डिफरेंट। नो सर। So because mass is different. डिफरेंट है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वॉल्यूम इंटू मास। नहीं, वो तो मुझे पता है कि इसमें सबसे ज्यादा लिक्विड है तो इसका वेट ज्यादा होगा, इसके बाद इसका आ जाएगा सबसे कम। नॉर्मल नॉर्मल So normal. और यहाँ पे एक नॉर्मल N2 लग रहा होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल N3 लग रहा होगा, और ये तीनों नॉर्मल, ये बेस वाले फोर्स को ही तो बैलेंस कर रहे होंगे। Yes, sir. तो अगर तीनों फोर्स सेम है तो नॉर्मल भी सेम होना चाहिए, नॉर्मल सेम क्यों नहीं है भाई? अगर F1, F2, F3 सर ये फोर्स तो हम मतलब बेस पे निकाल रहे हैं ना, बेस पे सबका फोर्स सेम होगा। हाँ वो सेम होगा, तो नॉर्मल बेस पे ही तो लग रहा है, जो नॉर्मल है वो भी सेम होना चाहिए। तो कहाँ गड़बड़ आ रही है?
लेकिन आपको पता है कि ऐसा सही नहीं है। सर साइड पे इस केस में जब N1 हाँ साइड पे बिल्कुल सही बोला है कि भाई ये तो हम बेस की बात कर रहे हैं ना, लेकिन जब हम नॉर्मल निकाल रहे हैं तो हम ये पूरे को सिस्टम लेते हैं। ये तो सिर्फ बेस वाला फोर्स है, इस साइड पे भी तो फोर्स लगेगा, जो साइड वॉल है इसके ऊपर भी तो फोर्स लगेगा, ऐसे वेरिएबल फोर्स लगेगा ऐसे, क्योंकि डेप्थ के साथ प्रेशर चेंज होगा। हमेशा फोर्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसे फोर्स लगेगा। तो साइड वॉल पे भी तो फोर्स लग जाएगा ना, इसके भी साइड वॉल पे फोर्स वेरिएबल हर तरफ से है ना। साइड वॉल पे इसके भी क्या लगेगा, जैसे कि आपका फोर्स लगेगा, इसके भी साइड वॉल पे फोर्स लगेगा इस तरह से। साइड वॉल पे लिक्विड इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वेरिएबल। साइड वॉल पे ऐसे कैसे लगेगा, जैसे कि आपका फोर्स लगेगा। तो जब हम सिस्टम लेंगे तो साइड वाले फोर्स को भी तो लेना पड़ेगा, है। तो मैं अगर बोलूं कि सारे फोर्स सेम है और ये F के इक्वल है, F के इक्वल है ना। तो अब हम लिखेंगे पहले वाले केस में। पहले वाले केस में आप ध्यान रखना कि जो ये साइड वॉल पे फोर्स लग रहा है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा। भाई इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, Fx एंड Fy। जैसे Fx इधर लग रहा है चारों तरफ से, अगर Fx फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा, एक Fx फोर्स यहाँ लग जाएगा और ऐसे ही Fy लग जाएगा। तो Fx तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, Fy ऐड हो जाएंगे ना। तो जब हम यहाँ पे इस पूरे को सिस्टम लेंगे तो इस पूरे सिस्टम में सिर्फ F फोर्स थोड़ी लग रहा है, एक बेस पे फोर्स लग रहा है प्लस एक साइड वाला वॉल वाला फोर्स भी तो ऐड हो जाएगा, और दोनों को नॉर्मल बैलेंस करें। तो सबसे पहले वाले में अगर N1 आपको लिखना है तो N1 की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी F, दैट इज द फोर्स ऑन द बेस, प्लस सिग्मा F है ना। जो साइड में Fy लग रहा है हर जगह पे वो सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। Fy लगेगा प्लस बेस पे फोर्स लगेगा, वो उसको N1 बैलेंस कर। ऐसे में सेकंड वाले में आऊं N2, तो N2 में आपको पता है ये जो भी चीजें सारी हॉरिजॉन्टल हो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे Fx है, यहाँ पे भी Fx हो गए, सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें कोई y एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो N2 की वैल्यू जो होगी वो बेस के ऊपर फोर्स के इक्वल। इसलिए हम बोलते हैं ना वेट जो होता है वो हमेशा फोर्स ऑन द बेस के इक्वल नहीं होता है। जैसे इस केस में टोटल वेइंग मशीन की रीडिंग N1 है, वो बेस प्लस इसके इक्वल, इस केस में दोनों इक्वल। मैं थर्ड वाले केस में अगर आऊं N3, तो N3 की जो वैल्यू होगी आपको पता है, N3 की वैल्यू ये तो हो जाएगी भाई, जब हम रिजॉल्व करेंगे इस तरह से तो किसी भी जगह पे ले लोगे तो ये आपका Fy हो गया और ये आपका हो गया Fx, ये आपका हो गया बेसिकली आपका Fy और ये आपका हो गया बेसिकली आपका Fx। आफ्टर दैट तो Fx वाले तो सारे कैंसिल हो गए और Fy वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब हम N3 लेंगे तो N3 की वैल्यू आपकी होगी F डाउनवर्ड है, अब उससे Fy माइनस होगा, माइनस ऑफ सिग्मा Fy है, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट। सर सेकंड केस में क्या होगा Fy का? सेकंड केस में Fy होगा ही नहीं, Fy होगा नहीं क्योंकि फोर्स तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही है। साइड वॉल अगर वर्टिकल है तो फोर्स ऐसे लगेगा, तो इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट होगा ही नहीं। जब एंगल पे लगेगा तब तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ही। N2 की वैल्यू सिंपल F के इक्वल हो जाएगी, इस केस में कम होगी, इस केस में ज्यादा होगी। तो यहां से हम आपका आर्गुमेंट से रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन सेम ही होगा, प्रधान रखना सबके बेस पे प्रेशर सेम लग रहा है, सबके बेस पे फोर्स भी सेम लग रहा है, लेकिन रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन क्यों डिफरेंट है, क्योंकि वेइंग मशीन की रीडिंग में साइड वॉल वाला भी फोर्स। अब हम बोल सकते हैं इस केस में N1 will be greater than N2 and that will be greater than N2। फर्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कि साइड वाले फोर्स को भी लेना है, ये तो लेना। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक पैराडॉक्स। सर इसमें वाई से डाउनवर्ड वाली है ना? क्या बोल रहे हो बेटा?
सर इसमें हमने y एक्सिस डाउनवर्ड्स लिया है ना? क्लियर नहीं आ रही आवाज आपकी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैसेज करो जरा। सो क्या है कि इसमें आपने y एक्सिस डाउनवर्ड लिया है ना? किस केस में? सर सब केस में कह रही है सर। हाँ, मतलब जो y एक्सिस डाउनवर्ड नहीं ले रहा हूँ, मैं फोर्स का कंपोनेंट ले रहा हूँ। एक्सिस मैंने कुछ लिया ही नहीं है। मैंने बोला कि कोई भी पहले वाले केस में जैसे आप जानते हैं कि जो प्रेशर लगता है ना, अगर इस तरह से कोई वॉल है तो प्रेशर हमेशा कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है ना वो। तो फोर्स तो ऐसा लग रहा होगा, तो फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। पहले वाले केस में एफ का कंपोनेंट नीचे आएगा ना, एफ का कंपोनेंट नीचे आएगा तो वो इससे ऐड हो जाएगा, N1 के इक्वल जाएगा। लेकिन जब हम इस वाले केस की बात करेंगे तो इसका साइड तो ऐसा है, तो इस पे फोर्स इस तरह से लेगा, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो ऊपर, हाँ, जो चीज डाउनवर्ड होगी वो एफ से ऐड हो जाएगी, और जो चीज अपवर्ड होगी वो एफ से सब्ट्रैक्ट। तो कोई मैंने रेफरेंस नहीं लिया इसमें, मतलब कोई वेक्टर हम यूज नहीं कर रहे हैं कि कोई रेफरेंस लेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सिग्मा मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि एक ही जगह पे छोड़ लेगा, पूरे हर जगह पे लेगा, तो सबका सम ले लेगा, टोटल सम जो होगा उसकी। प्रेशर सेम, बेस पे फोर्स सेम, लेकिन वेइंग मशीन की रीडिंग डिफरेंट। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्लूइड स्टैटिक्स के बेसिस में ये सब कांसेप्ट थोड़ा सा आई विल गिव द फ्लूइड मैकेनिक्स, थोड़ा सा अटेम्प्ट करो जिससे कि ये चीजें आपको और आ जाएंगी। मैं आपको बता दूं आईआईटी में सिलेक्शंस जो है वो दो पार्ट में एनसीईआरटी डिवाइडेड है, एनसीईआरटी 1, एनसीईआरटी 2। तो एनसीईआरटी 2 ही डिसाइड करता है कि कैसे आप स्कोर करोगे, है ना? क्योंकि एनसीईआरटी 1 में तो मुझे पता ही है कि बच्चे साल भर सोचते हैं कि आपको 2-3 चैप्टर ही पढ़ना है। आपको तो सोचते हैं भाई हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन ही पढ़ना है, ऐसा लगता है बच्चों को, है ना? बहुत दिन तक वही टीचर्स बताते रहते हैं कि, लेकिन ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है। एग्जाम में कई बार इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एज कंपेयर टू द लॉज ऑफ मोशन एंड काइनेमेटिक्स। भाई लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे किसी भी एग्जाम में, है ना? इट विल नॉट बी मोर देन 5%, मैक्सिमम 3। और पढ़ते बच्चे हैं इसको 6-7 महीने, है ना? 11th में सोचते हैं यही तो है, बस लॉज ऑफ मोशन है, काइनेमेटिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब जो है मैक्सिमम 3 अगर पूरे उससे आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन फ्लूइड से भी आ जाएंगे, इससे ज्यादा आ जाएंगे, 4-5 आ जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, पूरा सिलेबस अच्छे से आना चाहिए, पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से, नहीं तो फिर स्कोर नहीं कर पाते। तो थोड़ा इस सब चीजों को थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी, लेकिन इसको टाइम देके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते चलो। कोई जल्दबाजी में नहीं करूंगा पढ़ाने में, मैं आराम से सब चीजें पढ़ाऊंगा, आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा सब चीजें सीखने की। आई विल गेट द न्यूमेरिकल्स, उसको अटेम्प्ट करो। सर आपने वाई डायरेक्ट मतलब नॉर्मल के अपोजिट लगने वाले सभी फोर्सेस का वो लिया है ना आपने एडिशन? हाँ भाई इक्विलिब्रियम लिया है, इक्विलिब्रियम लेना है कि भाई टैंक रेस्ट पे है ना, टैंक रेस्ट पे है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस होंगे। तो ये दोनों डाउनवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स है, बैलेंस हो गया। उस केस में मतलब इक्विलिब्रियम ले रहे हैं, टैंक का रेस्ट पे। एफ कौन सा फोर्स है जो प्रेशर ने बेस किया है? फोर्स ऑन द बेस, बेस पे जो फोर्स लगने होगा, हाँ, ये जो फोर्स ऑन द बेस जो है वो फोर्स, वो तो सब में सेम ही है। कहीं साइड वॉल का फोर्स कहीं ऐड हो रहा है, कहीं जीरो है, कहीं पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग रीडिंग डिफरेंट। बट सर ये सारी कंडीशन जब ये अप्लाई होंगी ना जब बेस एरिया सेम होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेस एरिया सेम रखा है सबका, बेस एरिया सेम, बेस एरिया अलग अलग होगा तो फोर्स ऑन द बेस भी अलग अलग होगा, है ना? फोर्स एरिया सेम लेके ये किया। सर प्रेशर सेम रहेगा लेकिन? हाँ प्रेशर तो एरिया से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, वो तो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है।
हाँ रमेश सही बोल रहे हैं, आप करेंगे इसमें। नहीं नहीं, एरिया एक प्रोजेक्टेड एरिया इज सेल्फ वेरिएबल। चलो इसका कोई रमेश अभी आप इसको उतना ध्यान मत दो, जब आपका कोई न्यूमेरिकल आएगा ना इस तरह से तो आप समझ जाओगे, है ना, उस तरह से आप समझ जाओगे इसे, है ना, मैं बता दूंगा आपको मैं। हाँ सही बात है, वो आपका कहना बिल्कुल सही है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वेरिएबल हो सकता है, वो मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं इसे। सही बात है, उसके लिए सही बोल रहा हूँ। देख लेना बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना अर्णव उसकी, है ना, क्या आपका जाएगा। हाँ h/3 जो आपने बताया था वो h/3 तो स्प्लिट करके आ गया था भाई, दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस बॉटम से h/3 है। सर तो फिर इसको पैराडॉक्स क्यों कहते हैं? पैराडॉक्स इसलिए करते हैं कि आपको लगता है ना बॉटम में प्रेशर अलग अलग होगा क्वांटिटी ऑफ लिक्विड के अकॉर्डिंग, कि आप प्रेशर को क्वांटिटी ऑफ लिक्विड से, अगर मैंने ये सब नहीं पढ़ाया होता, आपसे पूछा होता कि बॉटम में प्रेशर क्या होगा, तो आप सबसे ज्यादा प्रेशर पहले वाले का बताते, उसके बाद आप प्रेशर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज बताते, इसलिए पैराडॉक्स बोलते हैं। अगर आपको मैंने नहीं बताया होता ये सारी चीजें तो आपको लगता कि सबसे ज्यादा प्रेशर जो होगा फर्स्ट वाले केस में, क्योंकि उसमें लिक्विड का वेट ज्यादा है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। बेस पे सबके केस में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो 1 by 1 आई विल गिव द क्वेश्चंस, तो उससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रेशर इक्वेशन। ये थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं है, मैं क्लियर डायग्राम ऊपर बोर्ड पे शो करता हूँ। ये अलग अलग लिक्विड है। सर उनकी डेंसिटीज क्या है? मैं डायग्राम डालू ना, फिर आई विल एक्सप्लेन। अभी डायग्राम बनाऊंगा तो आपको वो रिलेटिव डेंसिटीज दी हुई, जो साइड में लिखा हुआ है ना रिलेटिव डेंसिटीज। चलो, है ना, ये तो आप देख ही चुके हो, मैं इसको बोर्ड में शो कर देता हूँ तो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। सर 1.3 है वो। हाँ हाँ ऐसा है, 1.3, 13.6, 0.8। कि भाई एक लिक्विड जिसकी कॉलम की हाइट 10 सेंटीमीटर मरकरी है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी 13.6। ये कोई दूसरा लिक्विड है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.8 और टॉप हाइट दोनों की सेम, तो आपको स्मॉल एच बताना है। अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो स्मॉल एच की वैल्यू दिस इज द क्वेश्चन। की यूनिट क्या है इसकी सर? डेंसिटी की यूनिट क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी तो रेशियो होता है ना, डायमेंशन लेस हो जाएगी।
रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो तो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो तो रेशियो होता है ना, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। ये तो आपका डायमेंशनलेस हो जाएगा। जो आप वाटर की डेंसिटी लोगे उसके अकॉर्डिंग इसकी डेंसिटी। तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो वाटर की डेंसिटी आप 1 ले लो, वैसे वो कैंसिल ही हो जाएगी। 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, वैसे वो कैंसिल हो जाएगी, कोई भी यूनिट लोगे फर्क नहीं। सर टॉप पे कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक ले लो टॉप में। दोनों दोनों साइड से ओपन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइड पे लग रहा है। जो भी आंसर आ रहा है मुझे सेंड करो। हाँ भव्या, और आंसर इज करेक्ट। हाँ सही आदित्य, और आंसर इज करेक्ट। वो दिया होता है नो, वो दिया होता है लिक्विड आर इमिसिबल, क्वेश्चंस में दिया होता है। रमेश, योर आंसर इज करेक्ट। लिक्विड्स आर इमिसिबल, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। आइडियल लेते हैं तो इमिसिबल, अदरवाइज सही आप बोल रहे हो, मिक्स भी कर सकते। हैवी लिक्विड सबसे नीचे हो जाएगा, उसके लाइट लिक्विड ऊपर आ जाएगा। सही सही आंसर बताया आपने। और भी आंसर्स हैं मेरे पास। सही है अदिति, और आंसर इज करेक्ट। निहाल थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अदरवाइज ठीक है आपका आंसर भी। दक्ष थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो भी आ जाएगा आपका आंसर, है ना, वैसे ठीक होगा आपका आंसर। सही है, ठीक है, सबका आंसर ऑलमोस्ट सही है। सही, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें कंसेप्ट ये तो है कि भाई मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिख लो आप उसमें, है ना। भाई आप ले लो कि यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, पी नॉट से स्टार्ट कर लो, नीचे जाएंगे यहाँ से यहाँ तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्लस आपका हो गया 1.3 जी इंटू एच, एच की जगह पे 10 ले लेते हैं, है ना। और जितना यहाँ का प्रेशर होगा उतना यहाँ का प्रेशर होगा। सर हम रिलेटिव डेंसिटी ले सकते हैं? रिलेटिव डेंसिटी को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। भाई डेंसिटी ऑफ द वाटर मैंने जो ले लिया 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ले लिया, 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो वेट है ना। वैसे तो डेंसिटी लेते हैं, तो आपको पता है बीच में तो पूरा मरकरी है, तो सेम लिक्विड में सेम लेवल का प्रेशर सेम रहेगा, यहाँ प्रेशर सेम रहेगा। जब ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होगा। तो ये जो हाइट हो जाएगी जहां तक मरकरी है
वो 10 माइनस एच हो जाएगा, पूरा 10 था ना, ये 10 माइनस एच हो जाएगा, माइनस डेंसिटी ऑफ द मर्करी आप 13.6 जी इंटू एच ले लो, है ना, और यहाँ पहुंच गए, यहाँ से और ऊपर चले गए, अगेन माइनस 0.8 जी इंटू एच आ गया, और जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ का प्रेशर भी तो एटमॉस्फेरिक ही होगा, तो इक्वल टू एटमॉस्फेयर का, तो यहाँ से पी नॉट कैंसिल हो गया, एच की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू आपकी आ जाती है 9.6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। या तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से हम वापस जाके यहाँ पहुंच गए, या कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ है और यहाँ से यहाँ है और दोनों प्रेशर को इक्वेट कर दो, ये भी सही है कि आप यहाँ से इतना लिख लो, यहाँ का प्रेशर इतना होगा, यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ का प्रेशर इतना होगा, है ना, और दोनों के प्रेशर क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम लेवल, तो सेम लेवल पे प्रेशर इक्वेट कर दोगे तो ये आपका एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.86 सेंटीमीटर, इसका सबका आंसर ये हम कर सकते हैं, बात देखिए जैसे भी आप अटेंड करो, है ना, तो 9.6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, सही है मनश्री, और आंसर इज करेक्ट, निहाल बाद में सही आ गया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो वो 10 क्यों मल्टीप्लाई किया, अच्छा सर हाइट है, हाइट है ना, रोजियस होता है ना फॉर्मूला, तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे धीरे धीरे ग्रिप आ जाएगी आपको इसके ऊपर। Okay, you can go for this question. सही है आदित्य एंड रमेश का आंसर। काफी लोगों का आंसर सही है।
नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा फर्स्ट मिनट, ये चेक कर लो, हो सकता है अभी जाए, वैसे नहीं आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पीयूष, योर आंसर इज करेक्ट। सिद्धार्थ, मनस्वी, योर आंसर इज करेक्ट। खुशी, योर आंसर इज करेक्ट। अमोघ, योर आंसर इज करेक्ट। आदित्य, सही आंसर है आपका। रमेश एंड भव्या, है ना, आपके आंसर पहले मैंने सही बता दिया। ठीक है, निहाल, सही आंसर है, है ना, सही है, ऑलमोस्ट सही आंसर आ गए सबके आपके। है ना, सही आंसर है इसका, ए ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सही है ना, ये ऑप्शन सही है। सिंपल हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे कि आप थोड़ा ध्यान दो कि यहां तक अगर मैं एक लाइन खींचूं तो जितना यहाँ पे प्रेशर होगा उतनी यहाँ पे प्रेशर होगा, दोनों प्रेशर सेम हो जाएंगे ना। तो हम यहाँ का प्रेशर निकालते हैं, यहाँ का प्रेशर आप एटमॉस्फेरिक ले लो, वैसे बाद में तो कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट प्लस नीचे क्या है, तो इसकी डेंसिटी तो मुझे पता नहीं कितनी है, रो ले लो, इंटू जी इंटू एच की वैल्यू 80 ले लो, यूनिट तो सारी कैंसिल होगी। हाँ, यहाँ पे पहुंचे, इस जगह पे आ गया, अब यहाँ और नीचे जाएंगे ना, और प्रेशर ऐड हो जाएगा, ये तो मरकरी है तो 13.6 इंटू जी इंटू ये आपका 2 आ गया, क्योंकि ये गैप जो हो गया 2 सेंटीमीटर का, तो ये आपने यहाँ का प्रेशर P1 निकाल लिया, हाँ, ये मूव करके यहाँ का प्रेशर आपने कितना निकाल लिया, आपका P1, है ना। बेटा वो अर्नव क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें नहीं आएगी किसी भी उसमें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो एच की वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ प्रेशर आप निकालो P2, तो ये आपको आ जाएगा P नॉट प्लस ये रो GH, तो इसकी डेंसिटी तो आपको दी हुई है 3.36 इंटू जी इंटू 10। और आपको सेम अंडर लेवल पे अगर यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर अगर P2 है तो P1 और P2 सेम होंगे, P1 P2 सेम करेंगे तो एक ही चीज अननोन डेंसिटी है, डेंसिटी की वैल्यू 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, मींस इसका ये ऑप्शन ये ऑप्शन आपका सही है ना, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हम कर सकते हैं सर। ठीक है, ये आपका, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अगर ये आंसर इज करेक्ट, सही है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, 2 बार जेई में आ चुका है। सर हमें एसआई यूनिट में नहीं करना कन्वर्ट? पी नॉट जब कैंसिल होगा तो एलएचएस साइड की यूनिट सारी कैंसिल हो जाएगी। वैसे भी रो अगर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ले तो ज्यादा अच्छा है, हाइट भी सेंटीमीटर में दी हुई है ना, उसी टर्म्स में लेना, जरूरत नहीं करने की आपको, जब यूनिट्स कैंसिल होती हैं तो फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा। देखो इमिसिबल लिक्विड लिखा हुआ है,
सर रेडियस इनर आर है या फिर आउटर? देखो थिन ट्यूब होता है ये सारे ट्यूब जो होते हैं वो थिन होते हैं, तो इनर आउटर में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, तो कोई आप ले लो, है ना। ये जो ट्यूब होते हैं ना बहुत थिन होते हैं, तो इनर आउटर सेम ही रहता है। इसमें थोड़ा बड़ा बना होता है डायग्राम की क्लैरिटी के लिए, अदरवाइज ट्यूब्स बहुत thin होती हैं।
ओके हाँ, Sakshi, your answer is correct. Piyush, your answer is correct. ठीक है, चलो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। जब टाइम भी उतना ज्यादा नहीं है, काफी लोगों के आंसर सही आए हैं, है ना। रमेश, योर आंसर इज करेक्ट। सही है। देखो कुछ नहीं इस क्वेश्चन में है। देखो शेप से किसी क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर्किल कैसा है। प्रेशर तो वर्टिकल हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं सबसे बॉटमोस्ट पॉइंट सर ब्लर हो रही है स्क्रीन। सर बहुत क्लियर नहीं। सर बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है सर। ये लिक्विड की डेंसिटी जो हैवी थी उसकी डेंसिटी ρ1 है और ये जो दूसरा लिक्विड है इसकी डेंसिटी ρ2 है। तो चाहे आप यहाँ से मूव करके यहाँ पे आए तो प्रेशर अगर सर आपकी आवाज नहीं आ रही और यहाँ से मूव करके अगर यहाँ पे आए तो प्रेशर P2 होगा। तो इस पॉइंट पे प्रेशर दोनों सेम ही होंगे ना, क्योंकि ये पॉइंट तो मूव कर नहीं रहा है तो प्रेशर दोनों जगह पे सेम होंगे। तो बॉटम में प्रेशर को इक्वेट, बॉटम में प्रेशर को हम क्या करते हैं वैसे आपको इक्वेट कर देंगे, है ना। चूंकि हम मान लेंगे कि इसके अंदर वैक्यूम, वैसे वैक्यूम ना भी हो कुछ और भी प्रेशर फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम मान लेते हैं इसके सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो सर, वो पहले ब्लर आ रही थी स्क्रीन। मैंने कुछ नहीं करना है इसमें, मैंने तो अभी कुछ एक्सप्लेन किया ही नहीं। मैंने बोला कि बॉटम में दोनों, चाहे आप यहाँ से मूव करके यहाँ पहुंचो चाहे इधर से यहाँ पे मूव करके पहुंचो, दोनों प्रेशर तो सेम ही होंगे ना बॉटम में, क्योंकि ये जंक्शन तो मूव कर नहीं रहा है इस जगह पे। तो दोनों जगह से प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम। और इसके अंदर हम मान लेते हैं वैक्यूम है कि कोई एयर वगैरह इंटरप्ट नहीं है, तो इसके अंदर प्रेशर आप 0 ले लो। अगर कुछ ले भी लोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कैंसिल होगा। मैं 0 लेके ही चलता हूँ कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो मैं पहले P1 निकालता हूँ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊँ तो प्रेशर P1 की वैल्यू कितनी होगी। तो P1 सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। और जब P1 आप कैलकुलेट करोगे तो P1 की वैल्यू आ जाएगी, वो डिपेंड करेगा इस हाइट के ऊपर। और ये जो हाइट होगी आपको पता है, ये अगर R है तो ये वाली जो हाइट हो जाएगी, ये वाली जो हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी हो जाएगी R sin थीटा। रिजॉल्व करके रहेगा भाई, R था ये 90 थीटा था, तो ये तो आपका R cos 90 थीटा में sin थीटा हो जाएगा। ये वाली जो हाइट होगी क्या हो जाएगी आपकी R sin थीटा, और पूरी R है तो बीच वाली जो ये हाइट होगी जहां तक लिक्विड है वो R माइनस R sin थीटा। और लिक्विड के प्रेशर को इस कर्व से कोई मतलब नहीं होता, वो तो वर्टिकल हाइट के ऊपर डिपेंड करता है।
भाई अगर हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचे तो कितना वर्टिकल हाइट नीचे पे पॉइंट, वो प्रेशर को डिफाइन करेगा। तो मैं अगर P1 प्रेशर निकालूं तो डेंसिटी उस लिक्विड की कितनी है, ρ1 इंटू जी इंटू हाइट की जगह मैं ले लूंगा r माइनस r साइन, ये P1 आ गया। हाँ, यहाँ से आप पहुंचे और P1 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक P2 निकाल लेते हैं। तो P2 आप निकालो, तो P2 में थोड़ा सा कई लिक्विड एक्चुअली चेंज हो रहे हैं। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर ये r है तो ये वाली जो हाइट होगी ये आपकी हो जाएगी r साइन थीटा, देखिए वाली हाइट r साइन थीटा। और फिर मैं ये वाली हाइट लूंगा, ये वाली हाइट, हाँ, तो ये वाली जो हाइट हो जाएगी आपको पता है कि ये आपकी हो जाएगी r cos थीटा, लेकिन ये वाली हाइट जो होगी ये r का cos कंपोनेंट तो आएगा अगर ये रेडियस r है। और ये वाली जो हाइट होगी अगर ये r cos थीटा है तो ये r माइनस r cos थीटा हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी r माइनस r cos। थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करेंगे, r sin थीटा, r cos थीटा, r माइनस r cos। तो जब मैं P2 प्रेशर निकालूंगा तो इस वर्टिकल हाइट से आपको पता है। P2 प्रेशर में लिखता हूं, मैं लिखूंगा 0 प्लस डेंसिटी ρ2। ρ2 की टोटल हाइट जो है वो है बेसिकली आपका r sin थीटा प्लस r cos थीटा। हाँ, लेकिन आपको पता है यहाँ पे आके अब लिक्विड चेंज हो गया, अब डेंसिटी यहाँ पे 1 तो प्लस ρ1, हाँ, प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे ρ1 इंटू जी, और ये आपका हो जाएगा r माइनस r cos। और अभी आपने बोला कि बॉटम में प्रेशर तो सेम ही रहेगा ना, इधर से जाए चाहे इधर जाए इक्विलिब्रियम है तो बॉटम में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो P1 और P2 को इक्वेट कर दो। तो जैसे हम P1 और P2 को इक्वेट करेंगे ना, ये सारे G और R वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एंगल और डेंसिटी खाली रहेगी। हाँ, सिर्फ क्या रहेगा जैसे कि आपके एंगल एंड डेंसिटी। जब इसको सॉल्व करोगे तो अगर इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाँ, इसमें हमेशा आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कई बार ये पूछते हैं कि डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो अगर आपसे पूछा गया है कि दोनों के डेंसिटी का रेशियो क्या होगा तो ρ1 बाई ρ2 की वैल्यू ये आ जाएगी 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan। हाँ, कई बार ये जो जेईई में क्वेश्चन आया था सेम, उसमें वो डेंसिटी का रेशियो पूछा था 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। सॉल्व करके आप देखेंगे। इस क्वेश्चन में इसने डेंसिटी का रेशियो नहीं बल्कि एंगल पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से एंगल आ जाएगा। तो जब एंगल आएगा तो आपका इस केस में सी ऑप्शन यूज करना है। जो एंगल आएगा थीटा वो आपका ये आ जाएगा tan इनवर्स ρ1 माइनस ρ2 डिवाइड बाई ρ1 प्लस ρ2, ये इसका एंगल है। हाँ, तो सी ऑप्शन जो होगा वो इस केस में करेक्ट आंसर है ना। तो देखो शेप से कोई मतलब नहीं है ना, सारा कुछ डिपेंड करता है कि भाई जो कॉलम है उसकी हाइट क्या है ना, कर्व में है या किसमें, उसको कोई प्रेशर कोई फर्क नहीं। तो आप यहां से यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, दोनों प्रेशर को इक्वेट करते हैं। इसके अंदर आपने 0 प्रेशर लिया है, मान लो कुछ एयर इंटरप्ट होती, कुछ प्रेशर पी होता भी तो दोनों जगह पे पी आ जाता ना। हाँ, जैसे आपने 0 प्लस किया यहाँ पे, अगर पी प्लस करते तो पी कैंसिल हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थोड़ा सा हमने इसको डिफाइन। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना। थर्सडे के दिन मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग जो करेंगे विल डू practice of mechanical properties of solids, elasticity plus doubts and mechanical properties of solids के क्वेश्चंस। तो आपके जो भी डाउट्स हैं थर्सडे को मुझे सेंड कर दो, तो मैं क्लास से पहले डाउट्स ले लूंगा और फिर उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के हायर लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 2 चीज करेंगे थर्सडे के दिन। फ्लूइड नहीं करेंगे, फ्लूइड फिर नेक्स्ट सैटरडे को, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।